हाँ भाई, बाकी सारे कहाँ हैं? 7 students only here. वालेकुम अस्सलाम जवाद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स अभी भी नहीं आए हैं, सिर्फ 26 स्टूडेंट्स हैं अभी तक। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। बाकी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे हमें। हम लोगों ने सेक्शन क्यू के अंदर जो है, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया था। रेजोनेंस में वी हैव डिस्कस दैट व्हेन देयर इज ए ऑसिलेटर, एक ऑसिलेशन सिस्टम होता है आपके पास,
ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा हो और उस सिस्टम के ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे वर्क करेगा और वर्क करने से हमारे पास क्या होगा कि उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर उस ऑसिलेटर पे जो फोर्स लगाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच करें, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, फ्रीक्वेंटली अप्लाई करते रहें। ठीक है, तो उस केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का बड़ा तेजी से बढ़ता है, ड्रामेटिकली बढ़ता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, बाय द वे एक्सटर्नल फोर्स को वी आल्सो कॉल इट ड्राइविंग फोर्स। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वी कॉल ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और जो ऑसिलेटर जो ड्राइविंग फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक कर्व मुझे डिस्कस करना है एक्चुअली में इसका रेजोनेंस का। सेक्शन आर में मैं कर्व डिस्कस कर चुका था, ठीक है, लेकिन उनका भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा वो कर्व। और सेकेंडली इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं आज रेजोनेंस के। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो ये हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है बेटा, अब स्क्रीन मैंने अब शेयर की है, अब नजर आ रही होगी आई बिलीव। अच्छा, सो लेट्स से ये हमारे पास एक ऑसिलेटर है, फ्री ऑसिलेटर। दिस इज अ फ्री ऑसिलेटर, एक पेंडुलम है। ठीक है जी, दिस इज फ्री ऑसिलेटर। अब ये फ्री ऑसिलेटर जब ऑसिलेट कर रहा है तो मान लीजिए इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेट से कितनी होती है, +2 सेंटीमीटर्स, और इस साइड पे होती है -2 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ऑसिलेट करता है तो इसकी प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में होती है। फ्री ऑसिलेटर है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नो एक्सटर्नल या ड्राइविंग फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स हमने इस पे अप्लाई नहीं की। अच्छा, मैं ग्राफ स्केच करने जा रहा हूं। इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं, एम्पलीट्यूड जी, नो डैम्पिंग। इस वक्त इसमें किसी किस्म की कोई डैम्पिंग नहीं है, मैं लिख देता हूं नो डैम्पिंग। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर, ये हमारे पास ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है, और यहां पे हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है, कितनी लेंथ है, 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का मतलब है कि इसका टाइम पीरियड टी कितना होगा, 2 सेकंड्स का, जो हमने अपनी एग्जांपल में भी लिया था, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज, जो कि इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर हम लोग F0 या F0 का टर्म हम इसको दे देते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है इसलिए। चलिए, नाउ पे अटेंशन। लेट्स से ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड्स में लेबलिंग हुई हुई, ऑल्दो ये कभी लेबल होके आता नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शोइंग दिस ऑल थिंग। लेट्स से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर चल रहा है सेंटीमीटर्स में, फ्रीक्वेंसी किस में चल रही है, हर्ट्ज में। ठीक है, 0, इसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और लेट्स से 0.9 तक हमने इसको मेजर किया। ठीक है जी, अब 0.5 एक्चुअली क्या है, दिस इज 0.5 इज एक्चुअली F0। ये F0 है, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट ख्याल रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स है, नॉट द पेंडुलम। ओके, अच्छा, अब लेट से मैं इस ऑसिलेटर पे किसी किस्म का कोई ड्राइविंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। नो ड्राइविंग फोर्स मींस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, क्योंकि हम नो
ड्राइविंग फोर्स अभी अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, अगर नो ड्राइविंग फोर्स है तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब है इस ऑसिलेटर का क्या एम्पलीट्यूड होगा इस वक्त, किस एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट कर रहा होगा? जी 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, 2 सेंटीमीटर से ऑसिलेट कर रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है। ये कौन है भाई? अच्छा वनीजा, बिल्कुल सही है, वनीजा मुजम्मिल, वेरी गुड। 2 सेंटीमीटर से ऑसिलेट कर रहा होगा, शाबाश। हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर पे क्रॉस लगा दिया, 0 पे लगाया, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स नहीं लग रही, तो 0 के ऊपर इस ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कितना है? 2 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब मैंने इस ऑसिलेटर के ऊपर एक फोर्स लगानी शुरू कर दी, ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी, यानी सिस्टम पे थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी। लेट्स से मैंने जो ड्राइविंग फोर्स लगाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.1 हर्ट्ज। तो हमने क्या नोटिस किया कि 0.1 हर्ट्ज के ऊपर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा सा बड़ा, और लेट से कितना हो गया? 3 से थोड़ा सा नीचे हो गया, लेट से 2.8 हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया? 2.8, यानी ऑसिलेटर थोड़ा अब और ज्यादा दूर तक जा रहा है, इस तरीके से और इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तो हमने जैसे ही थोड़ी सी ड्राइविंग फोर्स हमने लगाई, उसकी फ्रीक्वेंसी दी, किस फ्रीक्वेंसी की ड्राइविंग फोर्स हम लगा रहे हैं? 0.1 हर्ट्ज की, तो उससे थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा। फिर हमने ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाया, यानी हमने फोर्स थोड़ी जल्दी जल्दी मारनी शुरू की। 0.1 हर्ट्ज का मतलब ये है कि आपने 10 सेकंड्स के बाद एक फोर्स मारा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि 5 सेकंड के बाद फोर्स मार रहे हैं, मतलब आपने ड्राइविंग फोर्स मारने की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, बिल्कुल सही है, टिल 0.5 तक। अजान अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। 0.2 हमने जब लगाया तो हमने क्या नोटिस किया कि एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और बढ़ा, लेट से कितना बड़ा बच्चों? 3 पे पहुंच गया। इस तरीके से मैं जैसे जैसे ड्राइविंग फोर्स मोर फ्रीक्वेंटली इसको मारता गया, तो मैंने क्या नोटिस किया कि इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, और लेट से ये कर्व कुछ यूं चला गया ऊपर ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से, इस तरह से। ओके जी, तो मैं जैसे जैसे इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स मोर फ्रीक्वेंटली लगाता जा रहा हूं, मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा। नोटिस कीजिए कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये इस वक्त मैक्सिमम किस जगह पे है, किस फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है? मैक्सिमम 0.5 हर्ट्ज के ऊपर। एक्चुअली में 0.5 हर्ट्ज के ऊपर जाके क्या हुई होगी? रेजोनेंस हो गई होगी। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही है हसन। तो 0.5 हर्ट्ज के ऊपर जाके इसमें रेजोनेंस हो गई होगी। रेजोनेंस होने का मतलब है कि इसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली में कहाँ पहुंच गया होगा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तक निकल गया होगा, यानी ड्रामेटिकली इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा 0.5 हर्ट्ज पे। यानी हमने जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को, जो हम फोर्स मार रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को नेचुरल के इक्वल कर दिया, तो हमने क्या नोटिस किया कि एम्पलीट्यूड बड़ा तेजी से बढ़ के इन्फिनिटी तक निकल गया। ठीक है, यानी ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, डॉटेड्स, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ निकल गया? इन्फिनिटी पे चला गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को 0.5 हर्ट्ज से ज्यादा करूं, लेट से 0.5 की जगह 0.6 करूं, 0.7 करूं, 0.8 करूं, तो बताइए इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर के ऊपर क्या होगा? क्या ये और ज्यादा बढ़ेगा इन्फिनिटी से? खैर क्या बढ़ेगा, और या एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये कर्व वापस क्या होना शुरू हो जाएगा? नीचे की तरफ यूं आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो इन्फिनिटी तक जो कर्व गया है ना, ये इन्फिनिटी तक जाने का मतलब ये है कि ये कौन सा ऑसिलेटर है? दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है जी, अच्छा। लेकिन अगर ये ऑसिलेटर डैम्प्ड हो, मतलब इसमें थोड़ी सी लाइट डैम्पिंग हुई हुई हो, लेट्स से दिस इज नॉट फ्री, इसमें थोड़ी सी हमने क्या कर दी? लाइट डैम्पिंग कर दी। तो लाइट डैम्पिंग से ये होगा कि हम लोग सिस्टम में फोर्स से एनर्जी को दे रहे होंगे, और आपके पास
ये जो रेजिस्टिव फोर्स है या डैम्पिंग फोर्स होगा, यकीनन लेट से एयर है, ये एयर का डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने इस पेंडुलम को, इस ऑसिलेटर को लाइटली डैम्प कर दिया। तो लाइटली डैम्प करने से क्या होगा बच्चों कि हम जो एनर्जी सिस्टम में दे रहे होंगे वो सारी की सारी ऑसिलेटर में नहीं जा रही होगी, उसका थोड़ा सा हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर एक्सटर्नल फोर्स के, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में यूटिलाइज हो रहा होगा। अब मुझे बात बताइए, अगर ये ऑसिलेटर डैम्प हो जाए तो तब भी क्या ये 0.5 हर्ट्ज पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे इंफिनिटी के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड जाएगा? जी बच्चों, अगर सिस्टम में थोड़ी सी डैम्पिंग आ जाए तो क्या 0.5 हर्ट्ज के ऊपर, 0.5 के हर्ट्ज के ऊपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या अभी भी इस ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड इंफिनिटी पे जाएगा या नहीं जाएगा? तो आंसर है नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जितनी एनर्जी हम सिस्टम में डाल रहे हैं उतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है। यानी उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा कि ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बढ़ना बंद कर देगा। तो लाइट डैम्पिंग में एक्चुअली में होगा ये कि ये कर्व कुछ यूं ही जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाने की बजाय ये यहां से मुड़ जाएगा। बट इट मींस दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका बढ़ेगा नहीं ऑसिलेटर, और ऑब्वियसली उसके बाद जब हम मजीद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ने की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, दिस इज एक्चुअली लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो किसी भी ऑसिलेटर में डैम्पिंग हुई भी है जी, किसी भी ऑसिलेटर में अगर डैम्पिंग हुई भी है तो उस डैम्पिंग होने का इस ग्राफ में मुझे एविडेंस कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा मुझे इस ग्राफ में कि उसमें डैम्पिंग हुई भी है? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि हमें क्या दिखेगा कि ऑसिलेटर इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंच के आपके पास मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑसिलेटर में थोड़ी सी लाइट सी डैम्पिंग हुई भी है। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। अच्छा, लाइट डैम्पिंग में मैंने क्या पढ़ा है, बल्कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइट डैम्पिंग में, कि जब लाइट डैम्पिंग होती है तो ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जी, इसको कॉपी कीजिए। ऑब्वियस ही बात है हसन, जब डैम्पिंग होगी तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा हमेशा हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, हाँ बेटा जवाब मुझे पता है, थोड़ा सा सब्र कर जाए, फिर उसके बाद अभी पास पेपर भी डिस्कस करना है, थोड़ा सा सब्र कर जाए। ठीक है जी, सो दिस इज एक्चुअली लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर। इस लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इंफिनिटी पे नहीं जा रहा, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुक रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इस ऑसिलेटर के ऊपर लाइट डैम्पिंग की बजाय थोड़ी सी ज्यादा और डैम्पिंग करूं, लेट्स से मीडियम डैम्पिंग करूं, मीडियम डैम्पिंग, ठीक है, मीडियम डैम्पिंग। मीडियम डैम्पिंग का क्या मतलब है भाई? थोड़ी सी डैम्पिंग की वैल्यू बढ़ा दो, नहीं क्रिटिकल डैम्पिंग नहीं बनी सर। लेट्स से मैंने इसको थोड़ी डैम्प एयर में चलाया। इसको डैम्प एयर का मतलब है जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के बाद हवा में नमी ज्यादा हो जाती है,
तो डैम्प एयर के अंदर डैम्पिंग का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, याद है मैंने बोला था कि लाइट डैम्पिंग में ऑब्जेक्ट एयर में ऑसिलेट कर रहा है, क्रिटिकल डैम्पिंग में पानी में ऑसिलेट करेगा, और ओवर डैम्पिंग या हैवी डैम्पिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उसको शहद में या ग्लिसरीन वगैरह में ऑसिलेट करवाएंगे। तो मैंने बाय द वे लाइट से थोड़ी ज्यादा और क्रिटिकल से थोड़ी कम, उनके दोनों के दरमियान की डैम्पिंग की है अभी, जिसको हम कह सकते हैं मीडियम डैम्पिंग, यानी हमने डैम्पिंग का फोर्स थोड़ा बढ़ाया है। अच्छा, बाय द वे मीडियम डैम्पिंग में हम क्या नोटिस करेंगे, अगेन ड्राइविंग फोर्स की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अच्छा, बाय द वे मीडियम डैम्पिंग होने की वजह से ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम होगा, और जैसे जैसे हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन वो और ज्यादा पीक पे जाने की बजाय ये कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है जी, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ, ठहरे। ठीक है जी, ये कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, ये इस तरह से। हाँ भाई, तो ये बाय द वे कौन सी डैम्पिंग हो जाएगी, दिस विल बी मीडियम डैम्पिंग, दिस इज मीडियम डैम्पिंग। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम मीडियम डैम्पिंग से और ज्यादा डैम्पिंग का, पीक पीक बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, फ्लैटर हो जाएगा, पीक थोड़ा फ्लैटर होगा। विनीत साहब, पीक फ्लैटर होने के अलावा एक चीज और नोटिस करो, एक और इसमें चीज हुई है, वो भी जरा ध्यान से देखो क्या हुआ है कि पीक जी सॉरी बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोगों ने एक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था। एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का था, फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो ड्राइविंग फोर्स की थी। ये एक अनडैम्प्ड ऑसिलेटर था, अनडैम्प्ड। अच्छा जी, अनडैम्प्ड के अंदर क्या होता है आपके पास कि ये इन्फिनिटी तक इसका एम्पलीट्यूड जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम इस पे लाइट डैम्पिंग कर दें तो लाइट डैम्पिंग के अंदर ये पीक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके रुकेगा और उसके बाद कुछ यूं आ जाएगा, इस तरीके से काफी शार्प सा पीक बनेगा। ठीक है, और ये हमने जो डिस्कस किया है, दिस इज लाइट डैम्पिंग। ठीक है,
और इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी, दैट वाज मीडियम डैम्पिंग। मीडियम डैम्पिंग में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये कुछ ऐसे बना है, ठीक है। व्हाट वी नोटिस दैट कि पीक जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी एफ नॉट, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से पीक थोड़ा सा पीछे बना है। और उसकी वजह क्या है पीक पीछे बनने की? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था, जब हम डैम्पिंग का फोर्स बढ़ाते हैं तो डैम्पिंग का फोर्स बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। तो जब हम ऑसिलेटर के ऊपर डैम्पिंग का फोर्स बढ़ाएंगे तो उस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होने की वजह से। तो इस वजह से ये जो पीक है आप नोटिस करें स्लाइटली बिलो हुआ है। अच्छा, लेट्स से अगर मैं इसके बाद मजीद डैम्पिंग बढ़ाऊं और क्रिटिकल डैम्पिंग कर दूं, क्रिटिकल, तो क्रिटिकल के केस में हम क्या नोटिस करेंगे कि ये और फ्लैटन पीक आपको मिलेगा, मोर फ्लैटन पीक, और इवन और पीछे मिलेगा। सो दिस ब्लू वन इज एक्चुअली शोइंग द क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है जी। और सबसे आखिर में अगर मैं आपके पास बनाऊं हैवी डैम्पिंग को, ठीक है, अगर मैं हैवी डैम्पिंग बनाऊं तो हैवी डैम्पिंग के लिए ये ग्राफ इस तरह से हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रही है विनीजा, क्रिटिकल में एक से भी कम ऑसिलेशन वो करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसको समझ लें, कंसीडर कर लें कि वो ऑसिलेट कर रहा है, तब हम इस तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, पिंक वन इज एक्चुअली शोइंग ओवर या हैवी डैम्पिंग, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से आपको पीक्स मिलेंगे। एंड से कंप्लीट नहीं होगा विनीजा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली ऑसिलेटर जब मूव करेगा तो वो जो उसकी मोशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उस डिस्प्लेसमेंट को ही हम उसका एम्पलीट्यूड करेंगे। जितना भी हिल रहा होगा ना उसमें, जो भी उसमें मूवमेंट हो रही होगी, उसको हम क्या कंसीडर कर रहे होंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, नोटिस ये करिए कि जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ती जा रही है पीक फ्लैटर भी होता जा रहा है और थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकता जा रहा है और ज्यादा। जैसे कि आप नोटिस करेंगे जो ऑरेंज लाइन मैं बनाने जा रहा हूं, ये देखिए, तो ये ऑरेंज लाइन ये बता रही है कि जैसे जैसे आप डैम्पिंग का फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो पीक थोड़ा फ्लैट भी हो रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। द रीजन इज दैट कि आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लीजिए। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल पूछना है किसी ने? अबान, फरवा, अलीजा, हिरा, ख्वाजा सिनान, हारिस, मुजम्मिल, मलाइका, रहमा, जैनब, तैयब, मिकराम, नेहा, मरियम, अजान, सुभान, साद, रिमशा, नबील। बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? ताहा, ऑरेंज वाली लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे अबान हमारे पास डैम्पिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है, मैं लिख देता हूं, एज डैम्पिंग इंक्रीज पीक becomes flatter, ठीक है, flatter and natural frequency decrease, थोड़ी सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। So this is actually known as famous resonance curve, इसको हम famous resonance curve भी कहते हैं, जो पेपर में आपको कभी कभार दिखता भी है, बल्कि अक्सर ही दिखता है यार, 2-3 साल के बाद दिख ही रहा होता है, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्चुअली जो ऑसिलेशन मोशन है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है,
ठीक है जी। और इसके बाद का जो चैप्टर अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोस्ट लाइकली या तो मैं कम्युनिकेशन डिस्कस करूंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स करूंगा। ठीक है, मुश्किल चैप्टर पढ़ना है या आसान चैप्टर पढ़ना है इसके बाद आप लोगों ने? सर मुश्किल पढ़ाओ, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें। नहीं सर, हल्का पढ़ा दे, अभी तक तो समझ में आया नहीं है। हैं, क्या कह रहे हैं? सर कोई पुराना चैप्टर रिवाइज करा दे। पुराना चैप्टर सही रिवाइज सही करा कह दो। रहे हैं। कौन कह रहा है ये? सर हमारा पुराना रिवाइज करा लें, बेहतर होगा। अच्छा, पुराना चैप्टर तो बेटा रिवाइज करवा दूंगा, वो आप टेंशन नहीं लो। पुराने चैप्टर के लिए आप लोगों को पूरी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से मिलेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोगों के लिए रखूंगा। ठीक है, वो आप टेंशन नहीं लो। ठीक है सर। अच्छा जी, वैसे किसी ने अगर यही चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना है तो अभी मैं एक और जगह ये चैप्टर अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी ने यही चैप्टर रिवाइज करना है दोबारा से तो ही कैन ज्वाइन द क्लास एट 4:45 पे क्लास को ज्वाइन कर सकता है दोबारा से, अगर वो कहे। मुझे मैसेज करते हैं। हाँ, तकरीबन शुरू से ही चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चल रहा है यही चैप्टर। तो मुझे मैसेज कर दे, लिंक मैं उसको आईडी उसकी भेज दूंगा, लिंक उसका, जिस पे वो ज्वाइन कर सकता है। वो आराम से वो ये चैप्टर रिवाइज कर ले बैठ के। ठीक है, फिर उसी में ये है कि बाकी और चैप्टर भी, सर्कुलर मोशन भी रिवाइज होगा, ग्रेविटेशन भी मैं रिवाइज करवाऊंगा उसके अंदर। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर उसी ग्रुप के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने, क्या कह रहे हैं? कितने बजे है क्लास? 4:45 पे, 4:45 बजे। ठीक है सर आज? हाँ, आज अभी आप लोगों की क्लास के 15 मिनट के बाद बस उनकी क्लास स्टार्ट करूंगा। यही जिंदगी है हमारी। जिसने भी करना है बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको लिंक भेज दूंगा, वो ज्वाइन कर सकता है क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को बहुत शौक है कि मेरी उसको शक्ल बहुत पसंद है, फेस टू फेस करना है, तो वो भी, अगर किसी को मसला है तो वो भी बता दे मुझे, उसका भी मेरे पास एक हल है। अगर उसको मेरी शक्ल बहुत पसंद है, वो मेरे सामने बैठ के पढ़ना चाहता है, तो उस किस्म का मसला भी मैं हल कर दूंगा। ठीक है भाई, जैसे कि शायद तस्मिया मुझसे कही थी सर कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आता, मुझे फेस टू फेस बताइए। है भाई, तो अगर किसी ने फेस टू फेस बोलना हो तो फेस टू फेस का भी मैं मसला हल कर दूंगा उसको। फेस टू फेस भी है, बस आना पड़ेगा आपको एक जगह पे ऑफिशियली, पहले हम इजाजत लेंगे उसके बाद। ठीक है, अच्छा जी, बता देना मुजम्मिल अगर फेस टू फेस करनी है। बेटा मैं आगे चलूं, क्वेश्चन की तरफ चलूं। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्टूबर नंबर 2012 पेपर 4-3। ठीक है जी, ये केस हम लोग, बाय द वे तुम लोगों को याद होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ट्रॉली जो थी वो दो स्प्रिंग्स के दरमियान में थी। अ स्मॉल फ्रिक्शनलेस ट्रॉली इज अटैच्ड टू अ फिक्स पॉइंट A by means of a spring. A second spring is used to attach the trolley to a variable frequency oscillator as shown in figure 2.1. अब देख सकते हैं एक ट्रॉली है, एक पॉइंट पे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है जो कि फिक्स पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है एक वाइब्रेटर से जो कि वाइब्रेटर मूव करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रॉली क्या करेगी, बैक एंड फॉरवर्ड मूव करेगी। द बोथ रिमेन्स आर एक्सटेंडेड, यानी इस वक्त जब ये स्टेशनरी है तब भी दोनों स्प्रिंग्स में कुछ एक्सटेंशन है और ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में है अभी भी, मतलब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया इन्होंने। Initially the oscillator is switched off, the trolley is displaced horizontally along the line, the two springs are then displaced horizontally along the line joining two springs and then release. तो हमने वही ट्रॉली को थोड़ा सा एक साइड के ऊपर घसीट के, लेट से राइट पे या लेफ्ट पे डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो ट्रॉली एक्चुअली में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। एंड इफ यू रिमेंबर, इसकी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जैसी होती है जो कि क्रिस्टल में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल में। ये मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, इसकी एक डेरिवेशन भी करवाई थी आपको, काफी लंबी चौड़ी।
The variation with time t, the velocity v of the trolley is shown in figure 2.2. तो आपको इसका velocity time graph given दिया हुआ है, velocity time graph, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में velocity 0 है और it is a sine wave, velocity यानी sin का फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है। Use figure 2.2 state the time at which the displacement is 0. तो बच्चों हमें पता है कि जब velocity maximum होती है तब displacement क्या होती है, 0 होती है। Agreed? दो आपको वो टाइम्स बताने हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगी जी। तो ऐसे कौन से दो टाइम्स होंगे जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहां जहां वेलोसिटी आपकी क्या होगी, हाँ भाई, मैक्सिमम होगी। क्योंकि याद है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। इट मींस यहां पे वेलोसिटी एक तो मैक्सिमम है, ये क्या टाइम है, आई थिंक 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। और एक पॉइंट ये है, आगे भी हैं बहुत सारे, अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे, पसंद नहीं आ रहे, तो आप आगे वाले पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.1 है और दूसरा कौन सा है, 0.3 है, दैट्स इट, सही है ना। इसमें किसी को कोई सवाल पूछना है, ठीक है। तो 0.1 और 0.3 के ऊपर इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक्सेलरेशन use figure 2.2 state two different times at which the acceleration of one acceleration in one direction in maximum. ये बताइए कि दो ऐसे टाइम्स बताइए जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होती है बच्चों, जब वेलोसिटी 0 होती है ना। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है वनीजा, 0.1 कैसे हो गया, 0.1 नहीं होगी एक्सेलरेशन के लिए। 0.1 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब है वनीजा एक्सेलरेशन भी 0 होगी। हाँ सही बोल रही हो। एक है 0, ठीक है, एक 0 है और एक कौन सा है, 0.4 है। क्योंकि 0.2 पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो होगी, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सही है। तो आप या तो 0.4 ले लो और 0.8 ले लो, या आप 0 और 0.8 ले लो, या 0.2 और 0.6 ले लो, सब अलाउ है आपको, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि वनीजा ने कहा है कि 0 और 0.4, तो मैंने 0 और 0.4 कर दिया है। ये इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। अच्छा जी, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, दैट्स वेरी सिंपल। हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटर, 0.4 सेकेंड्स, और 1 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, विच इज एक्चुअली द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो इस ऑसिलेटर की क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। 1 डिवाइडेड बाय 0.4, क्या आंसर आएगा, 2.5। कितना आ रहा है आंसर, 2.5, ठीक है, 2.5। अच्छा जी, यहां तक कॉपी हो गया। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द वेरिएशन विद टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली इज साइनोसाइडल वेव, द वेरिएशन विद टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज साइनोसाइडल वेव, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या फेज डिफरेंस होता है बेटा दोनों की वेव्स में, इसका आंसर कौन देगा, 180। कितना होता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, पाई अपॉन 2। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है, पाई अपॉन 2 या 90 डिग्री का, शाबाश, ठीक है, पाई बाय 2 या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है हारिस वेलोसिटी और इसमें डिस्प्लेसमेंट में हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, हाँ भाई, अब बड़े ध्यान से, द ऑसिलेटर इज नाउ स्विच्ड ऑन, the amplitude of the vibrator, the amplitude of vibration of the oscillator is constant, the frequency of the vibrator oscillator is varied। यानी ऑसिलेटर को हमने ऑन किया, एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट रहा, फिर हमने आहिस्ता 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 ऑसिलेटर की उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया, उसको बढ़ाना शुरू किया। The trolley is forced to oscillate by means of the vibrator for the oscillation. The variation with f, the amplitude a naught basically इस ट्रॉली का एम्पलीट्यूड है,
and the oscillation trolley is shown in figure this. ठीक है, कौन सा कर्व है ये? This is the resonance curve है भाई, ये resonance curve है ये. By reference to your answer in state A, state the approximate frequency at which the amplitude is maximum. किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेटर की इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे कितनी निकाली थी हमने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऊपर? जी क्या निकाली थी ऊपर फ्रीक्वेंसी? 2.5. तो कितनी पे ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको? 2.5 हर्ट्ज के ऊपर. इज दैट क्लियर? समझ आया ये सवाल? जी अच्छा जी. उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है the amplitude of the oscillator in B may be reduced without changing significant frequency at which the amplitude is maximum. State how it may be done. Give the reason to your answer. You may wish to draw on figure 2.1. तो हमने amplitude of the oscillator जो B में है may be reduce, उसको थोड़ा सा हमने reduce किया है. ठीक है, reduce करेंगे और उसको reduce कैसे करेंगे और उसका हम फिगर के ऊपर वो भी बना सकेंगे. मेकिंग रफ सरफेस, हाँ विनीजा मेकिंग रफ सरफेस भी हो सकता है. फ्रिक्शन ले आए उसके ऊपर, बिल्कुल सही कह रहे हो. फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? डैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी और ज्यादा. डैम्पिंग ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो है वो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं इसकी फिगर पे इसका बनाना है ग्राफ, तो वो कैसे बनेगा? क्या P किसी वैल्यू पे बनेगा या स्लाइटली बिलो बनेगा? जी स्लाइटली बिलो बनेगा. ये इस तरीके से आपके पास पीक बनेगा. ठीक है जी, ये इस तरह से हो सकता है इसका. ठीक है जी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी फिगर तुम्हें दिख रही है, क्या ये ऑसिलेटर अभी स्टार्टिंग में डैम्प है या नहीं है? पूछा नहीं है उससे सवाल, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये ऑसिलेटर डैम्प है या नहीं है? ये जो हमें उसने कर्व बना के दिया था. सर डैम्प है, डैम्प है. डैम्प है. कैसे पता चला डैम्प है जवाब साहब? ये सर इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा क्योंकि सर स्टॉप हो रहा है एक जगह पे जाके. हाँ इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, स्टॉप हो रहा है. हाँ पीक आपको मिल गया ना एक जगह के ऊपर. ठीक है, तो बाय द वे ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है. अब सोचो यार, इतना आसान सवाल है यार. 3 4 5 6 सर इसका पार्ट भी एक्सप्लेन कर 7 दीजिए 8. कौन सा वाला बेटे? पार्ट बी. ये वाला बी, ये वाला? जी सर. अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल सा है ना. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलता है हमें? कोई भी ऑसिलेटर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे किस पे ऑसिलेट करता है? जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही हो? मैच कर रही हो. सही सही. मैच कर रही हो. क्या नाम होता है इस प्रोसेस का? रेजोनेंस. रेजोनेंस होता है. हमने ऊपर निकाली थी मुजम्मिल इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्रॉली की, ऑसिलेटर की कितनी निकली थी? 2.5. तो एक्चुअली में ये रेजोनेट करेगा या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें किस फ्रीक्वेंसी पे देगा? 2.5 हर्ट्ज पे. दैट्स इट. सही है सर. ठीक है, इसके बहुत इजी सवाल होते हैं, इतने आसान होते हैं कि आपको यकीन नहीं आ रहा होता है इतना आसान सवाल है. ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है. आराम से आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा, बड़े सुकून से इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे. ठीक है, सर एक और एक बात याद रखिएगा. क्या कह रहे हैं हारिस? सर वो जो आपने अभी कराया था π/2 अपॉन आउट ऑफ फेज जो था. हाँ सर काइनेटिक और 90 पोटेंशियल का ग्राफ तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है ना बेटा, लेकिन हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट और इसका जो है वो किस तरह होता है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होता है? उसने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बोला है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बोला है. ये देखो अच्छा सर ठीक है सर. वेलोसिटी
ठीक है। अच्छा मैं तुमसे, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ग्राफ में कितनी डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? सर 2 मिनट सोचने। सर 0। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये वेलोसिटी टाइम है सर ये हारिस, बिल्कुल और अपोजिट ये होता है। ये ये 180 होता है। एक्सेलरेशन टाइम है। अब बताओ 180 डिग्री का होता है, सर पाए का होता है। ठीक है, हाँ पाई का या 180 डिग्री का होता है, ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है भाई, ऑसिलेशन मोशन के क्वेश्चंस कर लेना सारे के सारे, मेरे ख्याल है अगला टेस्ट भी उसी का है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हर साल पेपर में ऑसिलेशन मोशन का ही आता है, और इस चैप्टर को अगर किसी ने रिपीट करना है तो मैंने फिर अभी बता दिया आप लोगों को, अभी 4:45 मैं दोबारा एक और क्लास, अपनी प्राइवेट एक क्लास होगी मेरी, उसमें करूंगा। जिसने उसको अटेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसमें जो है आपको भेज दूंगा उसका, ठीक है। अगला टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा अगला टेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हारिस किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है? चले